Start. Good morning, students. ये आज हम हमारा जो सेकंड लेक्चर है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। तो उपकरण कह लीजिए, विद्युत उपकरण कह लीजिए या यंत्र कह लीजिए एवं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास मेजरमेंट्स अगर हम करते हैं, किसी चीज का मापन करते हैं, तो मापन करने के लिए हमारे पास तीन तरह की चीजें होती हैं। या तो हमारा इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट होगा, जैसा मैंने कल बताया था, या फिर मैकेनिकल मेजरमेंट होगा, यानी कि मैकेनिकल क्वांटिटी होगी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट होगा। तो मैंने बताया कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट किया। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हमारे क्या क्या है, मतलब कि हमारे पास कितने प्रकार के उपकरण हैं या यंत्र हैं, ठीक है। कल की बात थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराता हूँ कि जब कल हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट पढ़ने में, तो हमने यहाँ पे दो कैटेगरी देखी है। वन इज एब्सोल्यूट एंड सेकंड वन इज एब्सोल्यूट को हम लोग बोलते थे क्या बेटा, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। हिंदी में बात करें तो प्राथमिक उपकरण, और यह हो गया द्वितीयक उपकरण। प्राइमरी के बारे में मैंने बताया था कि जब हमें डायरेक्ट कंपैरिजन करना होता है या डायरेक्ट मेजरमेंट करना होता है, ठीक है, या किसी जगह पे हमें किसी क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की उपस्थिति बतानी होती है, तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स वह होते हैं जहाँ पे हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं यूजिंग प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स, तो वहाँ पे हम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर मैंने फर्दर बताया था कि हमारे पास दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये सेकेंडरी। एक होता है बेटा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, और एक होता है हमारे पास एनालॉगस या एनालॉगी इंस्ट्रूमेंट। डिजिटल एनालॉग में मैंने ये बताया था जब हमें एक्यूरेट या डिस्क्रीट वैल्यू टू द पॉइंट वैल्यू फाइंड करनी होती है तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और एनालॉगस इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं जब हमें प्रिसाइज वैल्यू मिलती है या जिसमें हमें एरर मिलने की संभावना होती है, उसमें हम वहाँ पे हमारा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है। मेनली हमारा एरर फ्री होता है और इसमें एरर की गुंजाइश होती है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स को फिर जब फर्दर हमने डिस्क्रीट किया था तो हमारे पास दो तरह के इंस्ट्रूमेंट आए थे। एक था बेटा नल टाइप इंस्ट्रूमेंट और दूसरा था डिफ्लेक्टिंग या डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। नल टाइप और डिफ्लेक्शन टाइप। नल टाइप क्या होता था और डिफ्लेक्शन टाइप देखो क्या होता है। दोनों इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हम करते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करने में, मापने में, ठीक है। नल टाइप का भी इस्तेमाल करते हैं और डिफ्लेक्शन टाइप, बट जहां पे हमको प्रिसाइज और एक्यूरेट वैल्यू मिलती है वो मिलता है नल टाइप से, और डिफ्लेक्शन टाइप से जो हमें वैल्यू मिलती है उसमें हमें कुछ एरर्स मिलते हैं। बट हम पढ़ते क्यों है नल टाइप को जब हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलती है, और डिफ्लेक्शन टाइप को? रीजन क्या है कि नल टाइप के इंस्ट्रूमेंट की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती है।
लिमिटेशंस होती हैं। जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जब हमको पता है कि डिजिटल से हमें एक्यूरेट चीजें मिलती हैं, डिस्क्रीट चीजें मिलती हैं, तो फिर हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ते ही क्यों हैं? सीधी सी बात है, इसका रीजन भी है कि लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि किसी भी फंक्शन को या सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल करने में हमें काफी मैकेनिज्म के थ्रू जाना पड़ता है, ठीक है? तो इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस है, इसीलिए डिजिटल को हम हर जगह इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और सेकेंडरी चीज ये है कि हमारे पास जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कॉस्टली भी होते हैं, एक्सपेंसिव भी होते हैं। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को जब हमने दो पार्ट में किया, एक हुआ नल टाइप और दूसरा हुआ रिफ्लेक्शन टाइप। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन जो इससे रिजल्ट मिलता है हमें, वो रिजल्ट एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड होता है, ठीक है? अब देखो नल टाइप में होता क्या? नल टाइप में हमें जब कोई वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते थे कि जीरो पे जो वैल्यू आती थी उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को हम बता देते हैं कि हमारा करंट का मान क्या है, वोल्टेज का मान कितना है। और इसका एग्जांपल हमारे पास है पोटेंशियोमीटर। इसे डिटेल में पढ़ना है, अभी सिर्फ हम टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है? अभी हम सिर्फ टाइप्स देख रहे हैं कि कितने टाइप्स की कैटेगरी है, मतलब इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के हमारे हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में। डिफ्लेक्शन टाइप की जब हम बात करते हैं तो मैंने कल आपको बताया था कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है पॉइंटर या जो मिडिल हमारी होती है, इसका रोल होता है, ठीक है? मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया था, जैसे हमारे पास कोई घड़ी है, ठीक है? ये घड़ी जो टाइम बताती है बेटा, ये पॉइंटर का काम करती है, हमारे पास घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, ठीक है? और ये जो होता है हमारे पास डिजिटल टाइम बताता है, मैंने कल एग्जांपल दिया है, ठीक है? जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे आप टाइम को एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो कि एग्जैक्टली क्या टाइम हो रहा है, बट यहाँ पे आपके पास एग्जैक्ट मेजरमेंट है कि टाइम हमारा कितना हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे एरर यानी कि त्रुटियां मिलने की संभावना है। मिलेंगी नहीं मिलेंगी ये तो खैर बात की बात है, लेकिन फिलहाल यहाँ संभावना, यहाँ त्रुटि मिलने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है? फिर हमने ये देखा था कि हमारे पास जो डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पॉइंटर का इस्तेमाल होता है, स्केल का इस्तेमाल होता है, और उसमें भी हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। उसको हम लोग फर्दर फिर तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, और वो है, देखिएगा, वो हमारे पास जो है डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट तीन पार्ट में हम देखते हैं। तो पहला आता है इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, दूसरा आता है इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, और तीसरा आता है रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये तीनों जो पार्ट है ना, ये डिफ्लेक्टिंग टाइप या डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट के ही है। अगर मैं बनावट की बात करूं कि ये डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट दिखने में कैसे होते हैं, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में लैब्स की होंगी और वहां पे आपने एमीटर का इस्तेमाल किया होगा, पॉइंटर वाले अगर वोल्टमीटर का इस्तेमाल किया होगा, ठीक है? या घर में आपके स्टेबलाइजर होगा, तो स्टेबलाइजर में आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार से होता है और इस प्रकार से स्केल होती है। यहाँ पे हमारे पास पॉइंटर होता है, ठीक है? कुछ इस प्रकार से जनरल आइडिया बता रहा हूँ, और यहाँ पे कुछ स्केल्स होते हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है? सपोज ये वोल्टेज बताता है, सपोज ये वोल्टेज बताता है, तो हम मान कैसे प्राप्त करते हैं? यहाँ पे पॉइंटर का मान, पॉइंटर जहाँ स्टिक होता है, जहाँ पॉइंटर जाके रुकता है, वो कहते हैं कि हमारा मान बताएगा। अगर मैं शुरुआत करूं तो यहाँ पे 0 होगा मिनिमम वैल्यू, यहाँ होगी मैक्सिमम वैल्यू। सपोज यहाँ पे 400 वोल्ट है,
ठीक है, और यहाँ पे है मान लिया 200 वोल्ट, एग्जाम्पल की तरह मैं देख रहा हूँ, ठीक है। और अगर ये पॉइंटर अगर इस पोजीशन पे है तो आप क्या कह सकते हो कि हाँ हमारा जो वोल्टेज का मान है तो 220 वोल्ट या 230 वोल्ट के आसपास वैल्यू है। तो किसके आधार पे आप कह रहे हो? इस पॉइंटर के आधार पे आपने कहा। इसी पॉइंटर की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स का एक प्रकार है, ठीक है। बेसिकली हो क्या रहा है इसमें होता क्या है कि जो पॉइंटर हमारा है, जब पॉइंटर हमारा कोई रीडिंग नहीं शो कर रहा है, ठीक है, जब पॉइंटर हमारा कोई रीडिंग नहीं शो कर रहा है तो पॉइंटर हमारा 0 पे होता है। जनरली कहाँ पे होगा? 0 पे होगा, मतलब पॉइंटर की पोजीशन ये होगी। आप समझ रहे हो? जब कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वोल्टेज का मान मैंने कहा कि 0 है, ठीक है, 0 वोल्ट है, तो पॉइंटर 0 पे होगा। जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ेगा, कैसे पता चलेगा? पॉइंटर भी हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है डिफ्लेक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं विक्षेपण, ठीक है। जैसे जैसे करंट का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे यहाँ पे पॉइंटर मूव करेगा। और जिस प्रकार से पॉइंटर मूव करेगा तो पॉइंटर के मूव करने के क्रम में पॉइंटर जहाँ पे जाके रुकेगा, सपोज यहाँ पे आके रुकता है, तो यह मान उस समय वोल्टेज का मान होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम पॉइंटर के द्वारा, निडल के द्वारा हम मान बताते हैं, वो सारे के सारे डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है वो मोस्टली हमें पढ़ना है डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स के ही बारे में, ठीक है। फर्दर मैंने यही बताया है कि डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट भी हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जब हम एक करके पढ़ेंगे तो सारी चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आखिर में होता कैसे है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है और ये काम कैसे करता है, क्यों यह पॉइंटर मूव करके यहाँ पहुँचता है, और ये बताओ कि ये पहुँचने के बाद ये पॉइंटर फिर वापस यहाँ ना जा करके वापस यहाँ कैसे आ जाता है। इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डिटेक्टिव टाइप इंस्ट्रूमेंट्स को फिर जब हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंडिकेटिंग टाइप, इंडिकेटिंग टाइप और रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हम अपने आस-पास अपनी लैबोरेटरीज में, अपने घरों पे या किसी भी दुकान पे, किसी प्रतिष्ठान पे देखते हैं या किसी सब स्टेशन पे या किसी भी जगह मैन्युफैक्चरिंग में कहीं भी आप देखते हो एक्सेप्ट लैबोरेटरीज, तो वहाँ पे आपको जो कैटेगरीज मिलेगी मैक्सिमम आपको यही मिलेगी, या तो वो इंटीग्रेटेड टाइप इंस्ट्रूमेंट होगा, या तो वो इंटीग्रेटेड होगा, या तो वो रिकॉर्डिंग होगा। अगर मैं नाम थोड़ा सा हिंदी में रिव्यू करूँ, इंडिकेशन मतलब होता है सूचना देना या सूचित करना, सूचक प्रकार नहीं होता है। और इंडिकेट करना, नाम से क्लियर है, इंडिकेट करना मतलब जो वैल्यू होगी उसको डायरेक्ट इंडिकेट करेगा। इंटीग्रेटेड टाइप की अगर हम बात करें तो बेसिकली इंटीग्रेटिंग वर्ड का यूज होता है एकत्रित करने में, जोड़ने में, समाकलित करने में। तो इसको हम समाकलन और समाकलन प्रकार उपकरण भी कह सकते हैं। और रिकॉर्डिंग को आपको पता होगा, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट को आप रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट ही लीजिए, ठीक है, इतनी ही रिकॉर्डिंग चलेगी, है ना, ठीक है।
बहुत हिंदी में कंफ्यूजन रहेगा तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। बहुत इजी है। इंडिकेशन जो इंडिकेट करता है, जो वैल्यू को डायरेक्ट पता, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि 100 वोल्ट का 200 वोल्ट का इंडिकेट कर दिया, ठीक है। हमें कुछ दिमाग ये लगाना है, सिर्फ देखा जो पॉइंटर ने शो किया, इंडिकेट किया, वो हमारी वैल्यू है। तो सारी की सारी कैटेगरी आ जाएगी इंडिकेटिंग टाइप। आपके घरों में स्टेबलाइजर है, आपने देखा स्टेबलाइजर में 220 वोल्ट दिखा रहा है, आपने दिमाग लगाया, कुछ नहीं, आपने देखा जो वैल्यू इंडिकेट किया, वो इंडिकेशन के आधार पर हमने कहा कि हाँ ये इतना वोल्टेज है, और वो जो कैटेगरी हमारी आ जाएगी इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। आप लैब में गए, आपने मीटर या वोल्टमीटर पे या पावर फैक्टर में ये पावर वॉट मीटर पे कुछ भी आपने परफॉर्म किया, कहीं भी आपने परफॉर्म किया, आपने देखा जो वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल रही है, जो इंडिकेट हो रहा है, मतलब ये स्केल वास्तव में हम इसको 0 से लेकर के 100 तक कुछ मार्किंग है, ठीक है। जो पॉइंटर इंडिकेट करेगा जिस टाइम के लिए चाहिए वैल्यू, जो कोई वैल्यू जो इंडिकेट कर रहा है उसको हम कहेंगे इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। यह एक सेकेंडरी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है। मैंने पहले बताया कि जो हमारे सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट है वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में भी जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है, और एनालॉग में भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप है, और रिफ्लेक्टिंग टाइप में भी जो हमारा टाइप है वो है इंडिकेटिंग टाइप। तो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो अपने आसपास आप देखते हो, जो सीधे पॉइंटर के द्वारा आपको मान बताता है, करंट का मान, वोल्टेज का मान। अगर करंट का मान है, सपोज 30 एम्पीयर करंट है, अगर ये एमीटर की तरह काम कर रहा है, अगर ये एमीटर की तरह काम कर रहा है, एमीटर मतलब क्या? एमीटर मतलब इसके द्वारा हम विद्युत धारा को मापते हैं। तो यहाँ पे सपोज ये मान 30 है, इस तरह इसका मान कितना होता है? 30 एम्पीयर, ठीक है। अगर ये वोल्टमीटर की तरह मान काम कर रहा है, ठीक है, और वोल्टमीटर है, तो इसको हम कहेंगे 500, तो कितना मान होगा आप बता सकते हो? कितना? ये 100 है। तो सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो डायरेक्ट सूचित करते हैं, डायरेक्ट इंडिकेट करते हैं, जो हमारे आसपास के इंस्ट्रूमेंट है, सभी कैटेगरी में आएंगे इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के प्रकार के। ये भी कई प्रकार के होते हैं, इनमें भी कई सारी रेस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे मूविंग आयरन, मूविंग कॉइल। हम फर्दर देखेंगे ये प्रकार कि किस प्रकार से ऑपरेट करता है, क्या इसकी मैकेनिज्म है, अभी टाइप्स के बारे में देखते हैं। सेकंड इंस्ट्रूमेंट जो हमारा है वो है इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग मतलब वो होता क्या है? किसी चीज को हम एकत्रित करते हैं किसी निश्चित समय काल में, ठीक है। निश्चित समय काल होना आवश्यक है। जब आप इंडिकेशन करते हो मैथमेटिक्स में, तो आप लिमिट लेते हो 0 to पाई या 0 to p, जो भी ये जो लिमिट लगाते हो आप, यह समय काल को बताता है कि इसी टाइम फ्रेम में आपको चीजों को ऐड ऑन करना है, ठीक है, समेशन करना है। तो इंटीग्रेटेड का इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो किसी निश्चित समय काल में आने वाली सभी मान को एकत्रित करके आपको बताते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर वो है जो आपके घरों में लगा हुआ है, ठीक है। इसके आधार पे आप बताते हो कि बिजली का हमारा बिल कितना आया है, हमारा कितना बिजली का व्यय हुआ है, कितनी यूनिट हमारी बिजली कंज्यूम हो रही है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है एनर्जी मीटर। होता क्या एनर्जी मीटर में? एनर्जी मीटर में एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित व्यय के लिए ये एनर्जी मीटर जो उपकरण है वो आपके यूनिट्स को ऐड ऑन करता है। ऐसा पता है नहीं, ठीक है। एक दिन का किया, ये सपोज आपने एक मंथ का टाइम दिया, ठीक है, एक मंथ आपके पास समय है। एक मंथ के डायल को, एक मंथ को ये ऐड ऑन करेगा कि जैसे आज आपने 50 यूनिट चलाई है, ठीक है,
उससे पहले आपने 55 यूनिट की है, अगले दिन 60 यूनिट है, किसी दिन 52 यूनिट है, किसी दिन 60 यूनिट है, ऐसे करके, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है कि आपको डायरेक्ट इंडिकेट नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है कि निश्चित समय काल में उन सभी मानों को एक साथ जोड़ के प्रदर्शन कर रहा है। और फाइनली आपको एक समरी समझ में आती है कि हमें एक महीने लगभग 500 यूनिट कंज्यूम किया है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में सीधे आपको वैल्यू देता है 500 यूनिट, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ रहे हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो डायरेक्ट इंडिकेशन ना देकर के एक निश्चित समय काल में, एक निश्चित टाइम फ्रेम में हमारी वैल्यूज को शो करते हैं, उसे बोलते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इसकी बहुत लिमिटेशंस हैं, मतलब इसके ज़्यादा आपको एग्जांपल मिलेंगे नहीं, क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा जो वाइड एस्पेक्ट है वो हमारे इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। इंटीग्रेटिंग टाइप और रिकॉर्डिंग टाइप का जो मेनली यूज है हमने पूरे इंडस्ट्रीज में, तो और इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जो जनरली मिलेंगे वो हाउस में या हाउस होल्ड्स में, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में बेसिक डिफरेंस ये है कि इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो डायरेक्ट हमें सूचित करते हैं पॉइंटर के द्वारा और हमारे डायरेक्ट मान को बताते हैं, और इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो निश्चित समय काल में सभी सारे मान को एक साथ समाकलित करने के बाद या एकत्रित करने के बाद आपको फाइनल बताते हैं। एग्जांपल इसका मैंने बताया एनर्जी मीटर, ठीक है। घरों में एनर्जी मीटर होता है, देखते हो उसमें डायल है, जो पहले एनर्जी मीटर था वो डायल होती, मतलब जो उसमें जिंक वाली जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप होती है वो रोटेट करती है, और वो पर डे के बेसिस पे काउंटिंग होती थी, और फाइनली आपको पता चलता है कि अच्छा आपका कितना डायल यूज किया है। और इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में सभी एक मिनट या जो भी टाइम आपके पास है, 10 दिन का है, 1 दिन का है, अगर मैं 1 दिन की बात करूं तो 1 से लेकर के 24 घंटे तक का भी डायल हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मंथ की तो 30 डेज का डायल हो सकता है। हाँ, समझ रहे हो? कहने का अर्थ क्या है कि जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये बदलता रहता है। हर अगर मैं 1 दिन की बात करूं तो 1 दिन में 24 घंटे हैं, तो हर घंटे का भी हमारे पास रिकॉर्ड होता है। और अगर मैं दिन की बात करूं तो हर दिन का हमारे पास रिकॉर्ड होता है। अगर मैं साल की बात करूं तो हमारे पास हर साल का भी रिकॉर्ड होता है। खास बात इसमें सिर्फ यही है कि ये आपको एक साथ जोड़ करके चीजों को बताएगा, एक साथ इंटीग्रेट करके बताएगा, तो हमारा इंटीग्रेट का इंस्ट्रूमेंट होगा। अब रिकॉर्डिंग का इंस्ट्रूमेंट सिमिलर ही होते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के, पर इसमें और इसमें जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है रिकॉर्डिंग। किसी के नाम पे इसका रिकॉर्डिंग है। अब रिकॉर्डिंग का कैसे, अब एग्जांपल समझिए। आपके घर में जो हमारे घर में बिजली आती है उसको हम 220 वोल्ट के स्टैंडर्ड मानते हैं, 220 वोल्ट के। और इनफैक्ट होता क्या है कि दिन भर में हमारे घर में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है। फ्लक्चुएशन मतलब क्या है कि कभी वोल्टेज का मान घटता है, कभी वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। अगर मान लो कि वोल्टेज का मान बढ़ा है तो एक समय मान लो 230 वोल्ट, और आपके पास एक वोल्टमीटर है। तो इस वोल्टमीटर की सहायता से आप तत्काल बता सकते हो कि इस समय हमारे घर का वोल्टेज कितना है, 230 वोल्ट। बहुत आसान है। इस वोल्टमीटर को आप क्या बोलोगे, इंडिकेटिंग का इंस्ट्रूमेंट, डायरेक्ट मान बताएंगे। कुछ समय बाद क्या होगा कि वोल्टेज का मान घट के 210 वोल्ट हो गया, कोई बात नहीं, आपके पास वोल्टमीटर है, इस वोल्टमीटर का इस्तेमाल करोगे, डायरेक्ट नहीं था, वोल्टेज का मान 210 हो गया। इसकी सहायता से इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट की सहायता से अपनी डायरेक्ट मान बताना। सपोज वोल्टेज घट करके 200 वोल्ट हो गया, आपने फिर देखा और बता दिया। इसकी सहायता से वोल्टमीटर
दैट इज इंडिकेटिंग दैट स्टूडेंट इज हायर। और एक बार वोल्टेज बढ़ गई 240 फिर आपने क्या किया, वोल्टमीटर की सहायता से इसको बनाया, ठीक है, वोल्टेज 240। ये जो भी मेजरमेंट हम कर रहे हैं 200, 210, 230, 240, 220 पहले था, इस सभी के सभी इसके द्वारा कर रहे हैं जो है वोल्टमीटर, वो वोल्टमीटर का कार्य है इंडिकेटिंग दैट इंस्ट्रूमेंट का क्यों डायरेक्ट की सूचना दे रहा है, डायरेक्ट हम देख के बता सकते हैं 200 वोल्ट है 210 वोल्ट है। अगर मैं ये कहूं कि जो हमारे पास रिकॉर्ड है, क्या क्या रिकॉर्ड है, 200 वोल्ट, 220 वोल्ट था पहले, फिर 230 वोल्ट हुआ, फिर 210 वोल्ट हुआ, फिर 200 वोल्ट हुआ और फिर 240 वोल्ट। ये हमारे पास रिकॉर्ड है। दिन भर का ये तो जो हमारा इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट था वोल्टमीटर था, उसकी डायरेक्टली बताया गया 220 वोल्ट है, 230 वोल्ट है, 210 है, ऐसे रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट भी सिमिलर होते हैं, पर एक साथ क्या होता है उसमें रिकॉर्डर्स यूज होते हैं और वो रिकॉर्डर आपकी हिस्ट्री को रखते हैं। हिस्ट्री मतलब कि जो भी आपका रिकॉर्ड है उस हिस्ट्री को ये सेव करते हैं, मतलब वो ये बताएंगे एग्जाम्पल कि सुबह के 9 बजे 220 वोल्ट था, 11 बजे 230 वोल्ट हुआ, 12 बजे 210 वोल्ट हो गया, 3 बजे आते आते 200 वोल्ट हो गया और रात में आते आते 9 बजे 240 वोल्ट हो गया। तो अपने साथ ही हिस्ट्री को रखते हैं, एक रिकॉर्डिंग को रखते हैं, इसी कारण ये रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये होगा आपने अपने घर की जो भी हिस्ट्री है वोल्टेज की, जो पैटर्न आ रहा है इस पैटर्न को इजीली आपने वॉच किया तो आपको समझ में आया कि ऐसा रात के समय में वोल्टेज ज्यादा आ रहा है, दिन के समय में वोल्टेज दोपहर में शाम में थोड़ा कम वोल्टेज है और दिन की टाइम में मॉर्निंग में वोल्टेज हमारा ठीक। इस हिस्ट्री के आधार पे आपको अपनी लोड शेयरिंग या कैपेसिटी जो हमारे शहरों में हमारे हाउस होल्ड में चल रही इसकी जानकारी मिलती है। सेकेंडली, जब भी आप अपने घर का मेंटेनेंस करते हो, जब भी चीजों को आप जानना चाहते हो कि हमारा कोई अप्लायंसेज है, टेबल फैन है, बल्ब है या एसी है, वो खराब हो रहा है, तो किस कारण से खराब हो रहा है, अगर उसमें कुछ फ्लक्चुएशन आ रहा है तो किस कारण से आ रहा है, तो आप अपनी हिस्ट्री के द्वारा उस चीज को जान सकते हो। तो रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट की खास बात ये होती है कि अपने साथ की हिस्ट्री को रखते हैं और हिस्ट्री के लिए इनके पास होता क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा स्कूल टाइम में ग्राफ पेपर हुआ है, ठीक है, ऐसे चार्ट पेपर होता है और ऐसे होता चार्ट। अब ये पैरामीटर है, ये अमाउंट एक्स है, ये है, ठीक है, तो दो पैरामीटर। अब हो क्या रहा है, जो हिस्ट्री ये बताता है कि डायरेक्ट 220 नहीं बताएंगे, ये ग्राफिकल फॉर्म में देखा होगा हाईस्कूल वगैरह में ऐसे चलता है। तो ग्राफिकल फॉर्म में बताएंगे और ये यहाँ पे पेपर का बंडल लगा हुआ है, ठीक है, इसमें पेपर के बंडल लगे हुए हैं, यहाँ पे इंक लगा हुआ है, ठीक है, ये पेपर का बंडल रोलर के द्वारा, ठीक है, रोलर के द्वारा क्या होगा, ये घूमता रहेगा और पेपर पे इंक द्वारा यहाँ पे सभी इंक यहाँ ये इसके रोटेशन के द्वारा इसमें जो वैल्यू है वो यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में ड्रॉ करता है, ठीक है। जो हमारे इंजीनियर होते हैं, जो बेसिकली इंडस्ट्री में होते हैं, वो ये देख करके पैटर्न को देख करके बता सकते हैं एग्जैक्टली जो आपका सिस्टम है वो कैसे बिहेव करता है। तो मैंने एग्जांपल लिया छोटा सा घर का, हमारे घरों में इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो समझने के लिए बताया, क्योंकि इसका जो मेन इस्तेमाल होता है वो इंडस्ट्री लेवल पे होता है। इंडस्ट्री मतलब कि आपके पास बहुत ज़्यादा तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रकार के वहाँ पे अप्लायंसेस लगे हैं, ठीक है, ह्यूज अमाउंट में एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो ग्राफिकल मेथड्स के द्वारा जानना आसान होता है
कि सुबह के टाइम में, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में हमारी जो मशीनरीज है वो कैसे परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो अभी डिटेल में हम जब चलेंगे इसको पढ़ेंगे तो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जानने की यहाँ पे बात करें कि रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जो सिंगल और इंडिपेंडेंट टाइप इंस्ट्रूमेंट समान ही होता है। खास बात क्या होता है, इसमें रिकॉर्डिंग एलिमेंट यूज होता है जो डिस्ट्रिक्ट को बताता है, साथ ही साथ जो भी जिसके द्वारा हम अपने पैटर्न को, अपने लोड के पैटर्न, ठीक है, अपने इलेक्ट्रिकल लोड के पैटर्न को हम समझने में सहायता मिलती है। एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है, ये हमारे पास तीन प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं। एक चलो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। कुछ आसान सा टॉपिक रहेगा वो कि हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज इनको जो मेजरमेंट जो इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रूमेंट, उनके बारे में हम बता देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ एक एक करके, तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, और जिसको विद्युत धारा कहते हो हिंदी में, ठीक है, इसके द्वारा नापा जाता है। इसको नापते हैं एमीटर के द्वारा, ठीक है, एमीटर, एमीटर के द्वारा नापा जाता है। तो ऐसे हमारे पास कई सारे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज है। आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इनलिस्ट कीजिए इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को जिसके द्वारा ये नापे जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट नापते हैं एमीटर के द्वारा। सेकेंडरी हमारे पास है वोल्टेज, इसको बोलते हैं बेटा विभव। और इस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को नापा जाता है विभव मापी या वोल्ट मीटर के द्वारा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट एमीटर के द्वारा, वोल्टेज वोल्ट मीटर के द्वारा, ठीक है। थर्ड है इलेक्ट्रिक पावर, इसको बोलते हैं वैद्युत शक्ति, और इसको मेजर करते हैं इंग्लिश और हिंदी में एक ही नाम है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, वाट, ठीक है। आपने सुना होगा पावर फैक्टर के बारे में, इसको हिंदी में बोलते हैं शक्ति गुणांक। और इसके लिए यूज होता है पावर फैक्टर मीटर।
अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, जिसको आप बोलते हो आवृत्ति, ठीक है, इसको मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा। ठीक है, अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, जिसको आप लोड कहते हो, इसको मेजर किया जाता है ओम मीटर द्वारा। इंस्ट्रूमेंट के नाम है सारे, आपको डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, इसके द्वारा आप डायरेक्ट मेजरमेंट करोगे। पावर फैक्टर के लिए आप निकालते हो cos फाई r बाई z, ठीक, एक्सएल अपॉन एक्सआर, जो भी करते हो ये सब नहीं करना है, ये होगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हम फर्स्ट ईयर में करते थे। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे, तो डायरेक्ट पावर फैक्टर मीटर है, आप बता सकते हो कि पावर फैक्टर कितना है, ठीक है। और अगर हम बात करें, ये हो गए, ठीक है, चल रहा है ना। नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं कि इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, इसको हम यूज करते हैं एलसीआर मीटर। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे जब पढ़ेंगे सारे स्टूडेंट्स के बारे में। तो ये रही इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिकल के पैरामीटर, यहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम इन्हें नापते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस को ओम मीटर द्वारा, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस को एलसीआर मीटर द्वारा, फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी मीटर द्वारा, पावर फैक्टर को पावर फैक्टर मीटर द्वारा। तो ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है इसके द्वारा, या वाइवा में पूछा जा सकता है इसके द्वारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट द्वारा कौन सी क्वांटिटीज को मेजर किया जाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको पढ़ लेते हैं, वो है हमारा रिफ्लेक्टिव टाइम। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नल टाइप, एक होता है डिफेक्टिव टाइप। डिफेक्टिव टाइप में हमने देखा पिछले बार में इंडिकेटिव, इंडिकेटिव और रिकॉर्डिंग। थोड़ा सा प्लेस के बारे में आपसे बता देता हूँ, एक बेसिक आइडिया देता हूँ। डिफेक्टिव टाइप इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है और कैसे हम उसकी मेजरमेंट करते हैं। तो ये हमारा एक डिफेक्टिव टाइप इंस्ट्रूमेंट है।
डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा समझते हैं ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो नाम से क्लियर है, डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, मतलब डिफ्लेक्शन होगा, मतलब विक्षेपण होगा। डिफ्लेक्ट कौन करेगा? डिफ्लेक्ट करेगा पॉइंटर। पॉइंटर जहां डिफ्लेक्ट करेगा और जहां जाके रुकेगा वो हमारा मान देगा। तो सवाल ये है कि ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता क्यों है, ठीक है। सबसे पहले इसको समझ लो, ये मैंने बनाया क्या है, किसी भी डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का ये बेसिक डायग्राम है, ठीक है। इसमें स्पेसिफिकेशन बहुत तरह की आएंगी, बट एक बेसिक डायग्राम मैंने बनाया है। जैसे एक पॉइंटर होगा, एक स्केल होगा। स्केल मतलब इस पे मान लिखे होंगे, जिसको मान को दर्शाएगा, कोई भी मान हो सकता है। एक कॉइल होगी जिसको हम बोलते हैं बेटा मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल जो है यहाँ से फ्री टू रोटेट, मतलब मूव करने के लिए फ्री रहेगी, यहाँ से वो रोटेट कर सकती है, क्योंकि इसी पे ये पॉइंटर जो है वो शिफ्टेड है, ठीक है। कॉइल मूव करेगा तो पॉइंटर भी मूव करेगा। एक स्प्रिंग लगा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक स्प्रिंग लगा होगा जो इस पॉइंटर के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। एक है हमारा ये परमानेंट मैग्नेट। मैग्नेट का काम क्यों है यहाँ पे, मैग्नेट क्या करेगा अब समझना, कि मैग्नेट का काम होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करना, एक चुंबकीय क्षेत्र को बनाना। चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही आसान टॉपिक है, 2 मिनट का टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप समझना, ठीक है। और जब भी हम सपोज हमने कहीं मेजरमेंट करना है, कहीं मापन करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसके टर्मिनल्स को जब हम कहीं लगाएंगे तो निश्चित तौर पे इसमें धारा का प्रवाह होगा, इसमें मूविंग कॉइल में धारा का प्रवाह होगा, ठीक है। क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को जब मेजर कर रहे हो तो वहां पे धारा आवश्यक रूप से होगी। और चुंबकीय क्षेत्र चुकी है, तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी धारा प्रवाहित चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, ठीक है। आपने इस चीज को पढ़ा रखा है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स, तो यही यहाँ पे स्थिति है कि करंट कैरिंग कंडक्टर है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो उस पर एक बल लगेगा। आपने पढ़ा है BIL साइन थीटा, ये होता है फोर्स, ठीक है। ये होता था क्या, ये साइन थीटा। इसका मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रांग होगा तो बल बढ़ेगा, करंट का मान बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, L का मान बढ़ेगा। तो कांस्टेंट क्या क्या है, चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट है क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र जो है सेटअप है उसमें ज्यादा परिवर्तन संभव नहीं है, तो B हो गया कांस्टेंट। कंडक्टर की लंबाई यहाँ बदल सकती है क्या, नहीं, जो मैन्युफैक्चरिंग हो गया वही रहेगा, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है, तो लंबाई नहीं बदल सकती। तो बचा क्या, आई और साइन थीटा। अगर मैं किसी टाइम पे मान लेता हूँ कि साइन थीटा जो है एज ए कांस्टेंट है, अभी मैं क्योंकि साइन का मान बदलेगा थीटा के अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग, तो बेसिकली जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, करंट के। करंट का मान ज्यादा होगा तो इसके लगने वाला बल भी ज्यादा होगा। जब बल का मान ज्यादा होगा तो इसकी जो, अगर मैं बात करूं बल को, अगर मैं बल आव्यूह से, जिसको हम बोलते हैं टॉर्क, ठीक है, जब किसी एक्सिस पे क्रॉस फोर्स लगता है तो हम बल को बलागुरु के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पे टॉर्क है, मैं टी बोल रहा हूँ, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। अगर इनिशियली हमारा ये जो पॉइंटर है, ये जो पॉइंटर है ये यहाँ 0 पे था, मतलब इस प्रकार से, ठीक है, ये हमारा स्केल है, इनिशियली हमारा पॉइंटर यहाँ था,
ठीक है, कोई करंट नहीं थी, करंट प्रवाहित होना शुरू हुई, करंट का मान बढ़ा, करंट का मान बढ़ेगा तो टॉर्क का मान बढ़ेगा, मतलब बल का मान बढ़ेगा, बलागुर का मान बढ़ेगा, बलागुर का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, इस पे बल लगेगा, और जैसे जैसे बल लगेगा ये रोटेट करना शुरू होगा। जितना ज्यादा बल का करंट का मान होगा उतना ही ज्यादा इसमें डिफ्लेक्शन होगा। दैट्स व्हाई ये डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जितना ज्यादा करंट का मान होगा उतना ही ज्यादा इसमें फोर्स लगेगा, और उतना ही ज्यादा फोर्स लगने से उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ये डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हमारा। तो जितना ज्यादा करंट है उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा। और सपोज ये हमारा पॉइंटर अब आकर के यहाँ पे एक रीडिंग शो कर रहा है। अब आपने क्या किया, ये तो क्लियर है। अच्छा, टॉर्क को हमने बोला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्ट करा रहा है तो हमने टीडी नाम दे दिया, टाउ डी नाम दे दिया, ठीक है, क्योंकि ये डिफ्लेक्शन करा रहा है ना, तो हमने डिफ्लेक्शन मतलब विक्षेपण करा रहा है तो हमने टाउ डी नाम दे दिया। अब ये बताओ कि जब हम इसको सप्लाई से हटाते हैं, ठीक है, हम जब सप्लाई से हटाते हैं तो क्या होगा, ग्रेविटी के कारण ये जो पॉइंटर है ये नीचे की तरफ गिर जाना चाहिए। बट होता क्या है कि जैसे ही आप सप्लाई को कट कर लेते हो ये वापस जो है यहाँ से जीरो पोजीशन पे आ जाता है। मतलब कि अगर यहाँ पे हमारा रीडिंग शो कर रहा है और जैसे ही हमने सप्लाई को हटा दिया, होना क्या चाहिए था कि गुरुत्व के नियम के कारण इसको नीचे की तरफ गिरना चाहिए था, बट ये नीचे ना जाकर के वापस जीरो पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। इसका मतलब कि यहाँ पे एक बल और कार्य कर रहा है, ठीक है। और वही मैंने स्प्रिंग का रोल बताया था, इसको बोलते हैं बेटा बल को कंट्रोलिंग टॉर्क। इस टॉर्क को बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क, इसको बोलते हैं टाउ सी। टाउ सी ये कंट्रोल कर रहा है। दैट मींस अब समझना, दो तरह के मेरे पास बलागुर है, दो तरह के फोर्स हैं, एक है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एक है कंट्रोलिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपको सीधे वैल्यू बता रहा है जहां पे पॉइंटर का वैल्यू शो कर रहा है, और कंट्रोलिंग टॉर्क उस वैल्यू को वापस इनिशियल पोजीशन पे लाने के लिए कार्य कर रहा है। मतलब जीरो पे था तो दोबारा उसको लाया, जीरो पे कर दिया, फिर रीडिंग किया और फिर कुछ वैल्यू हमको मिली, जैसे हमने सप्लाई हटाया ये वापस खींच दिया। ये स्प्रिंग इसको वापस खींच रहा है। तो स्प्रिंग द्वारा लगाया गया बल जो होता है वो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है। तो अगर मैं कहता हूं कि साम्यावस्था में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मतलब जब यहाँ पे पॉइंटर की रीडिंग शो कर रही है तो उस कंडीशन में जो हमारे पास कंट्रोलिंग टॉर्क है और हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, ये दोनों कार्य कर रहे हैं और इन दोनों का मान आपस में बराबर होता है। मतलब अगर यहाँ पे पॉइंटर है जिसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी लग रहा है और कंट्रोलिंग टॉर्क भी लग रहा है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क का मान बराबर है, तो यहाँ पे हमें रीडिंग का मान, वैल्यू का मान शो कर रहा है। और जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जीरो हुआ, कंट्रोलिंग टॉर्क चूंकि प्रभावी हो जाएगा और वापस उसके मान को जीरो पे ला करके रख देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो बेसिक, जो भी ये मैंने जो बताया ना, ये बेसिक आइडिया है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी टाइप के इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में जो आपके डिफ्लेक्टिंग टाइप होंगे, तो बेसिक आइडिया कुछ ऐसे ही काम करेगा कि एक मूविंग कॉइल होगी, जो कॉइल मूव, इस पे लगेगा बल और इस पे बलागुर लगने के कारण ये रोटेट करेगा, और जब ये रोटेट करेगा तो ये पॉइंटर उसकी पोजीशन को बताएगा, और जिस समय पॉइंटर अपनी पोजीशन को बताएगा उस समय दो टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, टाउ डी बराबर टाउ सी, ठीक है। यानी कि मैं इसको डिटेल में कराऊंगा, अभी मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है, ठीक है। अभी हमारा सिलेबस जो है वो एक रफ आइडिया में चलना है, फिर कोर्स में कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं चलेगा। एक जनरल आइडिया मैंने दिया है कि कैसे हमको समझना है, ठीक है। ये बराबर है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है धारा प्रभावित होने की वजह से, और कंट्रोलिंग टॉर्क लग रहा है किसकी वजह से, स्प्रिंग की वजह से, ठीक है। तो
तो डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जो हमारा इंडिकेटिंग टाइप है वो यही है, ठीक है, सभी में होगा। अब इसमें हमें डिफरेंट 2-3 टाइप आएगा। आपके सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है मैं बता देता हूँ तो बनता क्या है। अगर कहीं डाउट होगा आप लोगों को तो आप कमेंट सेक्शन में ही लिख देना सर हमको यहाँ पे या इस टॉपिक में या ये चीज़ समझ में नहीं आया, ठीक है, तो दोबारा हम लोग कन्वे कर लेंगे जो भी प्रॉब्लम होगा। ये पता नहीं चल रहा है कि आपको कितना समझ में आ रहा है कितना समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर हम फर्दर देखेंगे कि मूविंग आयरन, ठीक है, एक टाइप होता है, एक होता है हमारे पास मूविंग कॉइल, ये टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जब हम इनको पढ़ेंगे ये भी इसी कैटेगरी में आएंगे, उसको डिटेल एनालिसिस करेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।